आज हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें R और C दोनों हैं, या ऐसी परिपथ जिसमें ओमी प्रतिरोध R और संधारित्र जिसकी धारिता C है, ये दोनों उपस्थित हों। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका विद्युत परिपथ। इसमें ओमी प्रतिरोध और संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और उसके साथ हम एसी सोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका विद्युत परिपथ, ये प्रतिरोध है, इसके साथ श्रेणी क्रम में हम संधारित्र को जोड़ते हैं और इसको एसी सोर्स के साथ इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ये है हमारा एसी सोर्स। सपोज इसका वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। ये प्रतिरोध R है और ये संधारित्र है जिसको अपन C से डिनोट करते हैं, और ये धारा बहने की दिशा है। यदि R के सिरों पर विभवांतर को यदि हम VR से डिनोट करें और संधारित्र की जो प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसको VC से दर्शाएं, तो उस स्थिति में हम प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ है जिसमें R और C दोनों हैं, उसके विद्युत परिपथ को इस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण को हम काहे से डिनोट करते हैं? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, इससे व्यक्त किया जाता है। यह है हमारा समीकरण नंबर पहला। अब यदि इसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा I हो, ठीक है। तो मान लो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण है हम उसको कहाँ से डिनोट करते हैं? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, इससे दर्शाया जाता है। अब उसी समय, अब जब उसमें हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई किए तो उस समय यदि उसमें परिपथ में जो बहने वाली धारा यदि I हो, तो उस स्थिति में रेजिस्टेंस के सिरों पर जो विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा? VR के बराबर होगा, और इसके प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वह VC के बराबर होता है। तो इतना हो तो प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर या वोल्टेज ये होता है, इसको हम डिनोट करते हैं VR बराबर, ये हो जाएगा I इंटू VR, सॉरी VR बराबर हो जाएगा I इंटू R। VR इज इक्वल टू होता है I इंटू R। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा। उसके बाद देखते हैं संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होता है। तो यहां पर देखिए संधारित्र C के प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो इसके प्लेटों के जो संधारित्र C के प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा वह VC के बराबर होगा, और इसका जो मान होगा वह हो जाएगा VC इज इक्वल टू I इंटू धारिता के कारण उत्पन्न होने वाला जो प्रतिरोध जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिघात, धारिती प्रतिघात, और जिसको हम डिनोट करते हैं XC से। तो VC बराबर हो जाएगा I इंटू XC। इसको हम दर्शाते हैं समीकरण नंबर 3 से। अब यहाँ पर हमने पिछले जो 3 प्रकार के
एसी परिपथ देखा था, उसमें था पहला प्रकार था ऐसा एसी परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो। तो उस स्थिति में हमने देखा था वोल्टेज और जो धारा के बीच जो कलांतर होता है वह शून्य होता है। उसी प्रकार से ऐसा परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, उसके लिए हम देखे थे कि वहां पर जो प्रत्यावर्ती जो धारा है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के 90 अंश अग्रगामी होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टेज VR चूंकि प्रत्यावर्ती धारा I और प्रत्यावर्ती VR दोनों समान कला में होते हैं, तथा प्रत्यावर्ती धारा I VC के 90 अंश अग्रगामी होता है। अतः हम इसका फेजर आरेख देखेंगे। आता है इनका फेजर आरेख। फेजर आरेख को इधर बनाते हैं। इसका फेजर आरेख देखिए, इस प्रकार से बनेगा। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मूल बिंदु है। तो यहां पर देखिए I और VR दोनों समान कला में है। तो समान कला में है तो उस स्थिति में क्या होगा, यहां पर सपोज धारा की दिशा है तो इसी दिशा में VR भी होगा। तो उस स्थिति में हम देख रहे हैं यहां पर VR और I इनके बीच कोई कलांतर नहीं है। इसके बाद देखिए आगे प्रत्यावर्ती धारा VC के 90 अंश अग्रगामी होता है। तो यहां पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा VC के कितना है, 90 अंश अग्रगामी है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसको नीचे बनाना पड़ेगा। इस दिशा में हम काहे को डिनोट करेंगे, VC। तो यहां पर देखिए यह है आपका Y एक्सिस। अब यहां पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा किससे आगे है, प्रत्यावर्ती जो धारिता VC से ये आगे है कितना, 90 अंश। तो उस स्थिति में यहां पर इन दोनों का जो परिणामी होगा उसको इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। इनका जो परिणामी है इस दिशा में V के बराबर होगा और I और V के बीच का जो कोण होगा, सपोज हम इसको काहे से डिनोट कर रहे हैं, फाई से। फाई आपका कलांतर कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है फेजर आरेख। फेजर आरेख में स्पष्ट है कि यहां पर देखिए VR यहां पर देखिए VR और I ये दोनों समान कला में हैं और फिर VC से I कितना आगे है, इधर से देखेंगे तो 90 अंश आगे है। I यहाँ पे लिखे हैं I VC के 90 अंश अग्रगामी होता है। तो ये उसका फेजर आरेख है। अब इसके बाद हम इसका परिणामी देखते हैं। तो इसका परिणामी कहाँ से ज्ञात होगा, जो परिणामी जो वोल्टेज होगा, परिणामी वोल्टेज किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। और V बराबर हम यहाँ पर देखेंगे V बराबर कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए
ये एक समकोण त्रिभुज है। यदि हम इस पॉइंट को ए से डिनोट करें तो उस स्थिति में यहाँ पर देखिए ओ वी आर और ए एक समकोण त्रिभुज है, तो उस स्थिति में ये लंब भुजा है और ये आधार भुजा है। तो हमको पता है लंब और आधार का अनुपात होता है 10 फाई के बराबर। तो यहाँ पर 10 फाई बराबर लंब बटे आधार। और यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय भी लागू होगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, ओ ए कौन सी भुजा है, ये कर्ण है ये भुजा, और फिर ओ आर आधार कहलाएगा और ए बी आर ये जो है लंब कहलाएगा। तो उस स्थिति में इसका परिणामी कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसके बाद देखते हैं इसका परिणामी। अब देखिए परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज कितना हो जाएगा, यदि Vc और VR का परिणामी V हो तो कैपिटल V हो तो उस स्थिति में कितना हो जाएगा, V का वर्ग बराबर, V का वर्ग मतलब ये कर्ण का वर्ग बराबर ये आपका लंब है, ये किसके बराबर है, VC के बराबर, तो ये भी VC के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा VC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, ये VR के बराबर है, तो ये VR का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा V का वर्ग बराबर, समीकरण नंबर 2 और 3 में हमने देखा था VC बराबर कितना था, I इंटू XC प्लस R बराबर था I इंटू R। तो I इंटू XC का वर्ग और I इंटू R का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, V का वर्ग बराबर, दोनों जगह से I का वर्ग कॉमन निकलेगा, तो I का वर्ग इंटू XC का वर्ग प्लस R का वर्ग। या इसी को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I, इसमें वर्गमूल लग जाएगा, XC पूरे का वर्ग प्लस R का वर्ग पूरे का वर्गमूल। तो ये जो समीकरण है समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उसके परिणामी को व्यक्त करता है, जिसमें ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें R और C दोनों हो, वहां पर जो कुल विभव जो होता है, विभवांतर जो होता है V इज इक्वल टू होता है I रूट XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। चूंकि हमको पता है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चूंकि XC बराबर कितना होता है, 1/ओमेगा-C, जो धारिती प्रतिघात होता है वह होता है XC बराबर 1/ओमेगा-C। अतः समीकरण 4 को और कैसा लिख सकते हैं, अतः समीकरण 4 को लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू I वर्गमूल के अंदर XC का वर्ग मतलब 1/ओमेगा-C का वर्ग, तो 1/ओमेगा वर्ग C वर्ग प्लस R का वर्ग। यह समीकरण भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण को बताता है। कैसे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें R और C दोनों होते हैं, उसके लिए जो परिणामी वोल्टेज का जो मान होता है वह होता है V इज इक्वल टू I रूट 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या क्या जुड़े हुए हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक ओमी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और एक संधारित्र C जुड़ा हुआ है। तो उस स्थिति में उस परिपथ का जो प्रतिरोध जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जिसको अपन कहाँ से डिनोट करते हैं, Z से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पर अब प्रतिबाधा का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद देखते हैं, अभी हमने ज्ञात किया परिणामी वोल्टेज, इसके बाद ज्ञात करेंगे प्रतिबाधा।
इसके बाद देखते हैं प्रतिबाधा कितना होगा। यहां पर देखिए, चूंकि हमारे पास है v बराबर आई रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा² इंटू सी स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समीकरण से देखिए, यहां से हो जाएगा अतः v बटे आई इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा, आई को इसके बटे में ले आए, तो उस स्थिति में यहां पर मिल जाता है हमको आर का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा² इंटू सी स्क्वायर। इसको दे देते हैं नेक्स्ट समीकरण, चौथा के बाद ये पांचवा समीकरण। अब यहां पर देखिए, इसकी तुलना हम करते हैं ओम के नियम से। इसकी तुलना ओम का नियम कितना होता है, v बटे आई इज इक्वल टू आर, वे करने पर परिपथ का जो कुल प्रतिरोध जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, प्रतिबाधा। तो परिपथ की प्रतिबाधा, इसको कहाँ से डिनोट करते हैं, जेड से। तो परिपथ की प्रतिबाधा अब कितनी हो जाएगी, दोनों को कंपेयर करके देखिए, यहाँ पर v बटे आई इज इक्वल टू इतना है और यहाँ पर v बटे आई इज इक्वल टू आर है, और इसी आर को यहाँ पर इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा कहा जाता है, और उसको अपन कहाँ से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड बराबर अब कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो जेड बराबर हो जाता है यहाँ पर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा² इंटू सी का स्क्वायर, ये वर्गमूल है। तो ये हो गया जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा² इंटू सी स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6वां। तो जो 6वां जो इक्वेशन है वह काहे को शो कर रहा है, यहाँ पर इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो कुल प्रतिरोध है, जिसको हम यहाँ पर प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं, जेड के बराबर होता है, जेड बराबर होता है रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा² इंटू सी का स्क्वायर। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कलांतर कितना होता है, प्रतिबाधा के बाद कलांतर। अब जैसे कलांतर का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, इस फेजर आरेख में कलांतर को हम काहे से डिनोट कर रहे हैं, फाई से। किसके बीच कलांतर ज्ञात करेंगे हम, यहाँ पर v और i के बीच कलांतर कितना है, मतलब इसके बीच का कलांतर मतलब कोण कितना है। यहाँ पर कलांतर को काहे से डिनोट कर रहे हैं अपन, फाई से, इसका मान हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। फाई को हम क्या बोलते हैं, कलांतर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OVRA ये क्या चीज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 10 फाई का मान रखते हैं। तो यहाँ फेजर आरेख से यहाँ लिखिए, फेजर आरेख से tan फाई बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होता है उसकी जो सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब भुजा कहलाती है, और जो तिरछी भुजा है वह कर्ण, और जो एक भुजा बच जाता है उसको हम आधार कहते हैं। तो यहाँ पर लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, लंब का मान ये VC के बराबर है ये भी, तो VC बटे VR। तो इसका मान कितना होगा, VC बटे VR। tan फाई बराबर होता है VC बटे VR, या इसी को हम आगे लिखेंगे तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, tan फाई VC का मान कितना है, I इंटू XC, और VR का मान कितना है, I इंटू R, या इसी को जब अपन आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan फाई, I से I कैंसिल हो जाएगा, XC बटे R, या इसी को लिख सकते हैं tan फाई। XC का मान रख दीजिए यहाँ पर, XC बराबर होता है 1/ओमेगा/C, 1/ओमेगा/C पूरे का बटे R।
या इसी को हम लिख सकते हैं कलांतर फाई इज इक्वल टू, जब 10 को इधर ले जाते हैं तो इधर लिखते हैं हम 10 का इनवर्स, 10 इनवर्स ये हो जाएगा 1 बटे ओमेगा सी पूरे का बटे आर। तो ये जो है इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में काहे को डिनोट करता है, कलांतर के सूत्र को दर्शाता है। तो यहां पर ये कलांतर के लिए फार्मूला हो गया फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी बटे आर। इसको नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 7वां। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर धारा का व्यंजक। इसके बाद देखिए धारा का व्यंजक। तो यहां पर देखिए फेजर आरेख में वोल्टेज से धारा आई कितना अग्रगामी दिख रहा है, फाई अग्रगामी दिख रहा है, आगे दिख रहा है। यहां से V से I जो है कितना आगे दिख रहा है, फाई के बराबर, मतलब इसके बीच कलांतर कितना है, फाई के बराबर है। तो इससे स्पष्ट है V और I के बीच जो कलांतर है वह कितना है, फाई के बराबर है। और वोल्टेज से धारा कितना आगे है, फाई के बराबर आगे है। तो उस स्थिति में हम धारा को हम कैसे व्यक्त करेंगे, फेजर आरेख से धारा I इज इक्वल टू हम डिनोट करेंगे I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से इसको दर्शाएंगे, जहां फाई क्या है, ये कलांतर है और इसका मान किसके बराबर है, अभी हमने निकाला है 10 इनवर्स 1 अपान ओमेगा सी बटे आर के। ठीक है, उसके बाद फिर I0 क्या चीज है, ये धारा का शिखर मान इसको कहते हैं, और ये बराबर होता है V0 बटे आर के। तो इस प्रकार से यहां पर हमारा जो धारा का व्यंजक होगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होगा। इसको चाहे तो हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहां पर देखा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें R और C दोनों होते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखें इस प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज निकाले, प्रतिबाधा निकाले, कलांतर ज्ञात किए और फिर धारा के लिए व्यंजक स्थापित किए। अब हम देखते हैं अगला है हमारा टॉपिक यहाँ पर एसी परिपथ जिसमें R और L दोनों होते हैं। अगला हेडिंग डालिए, ये पांचवा प्रकार का है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो यहां पर लिखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें
आर और एल दोनों हों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें आर और एल दोनों। इसके लिए पहले हम विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो आर है और एल है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये हमारा आर हो गया और एल मतलब कुंडली, इस प्रकार से बनाते हैं इसको, और इसके साथ हम एसी सोर्स को यहाँ पर जोड़ते हैं। एसी सोर्स का नोटेशन है ये, और ये जो दिशा है ये धारा की दिशा को बताता है। ये एसी है। सपोज यह इस समय यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसका मान है V = V0 sin ओमेगा t के बराबर। अब यहाँ पर देखिए ये R है और कुंडली का जो प्रेरकत्व जो होता है उसको अपन L से डिनोट करते हैं। सपोज इसके बीच जो विभवांतर है वो VR के बराबर है और इसके बीच का जो विभवांतर है सपोज VL के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें R और L है उसका सर्किट डायग्राम या विद्युत परिपथ। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण को हम काहे से डिनोट करते हैं, V = V0 sin ओमेगा t से। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर पहला। इसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा मान लो कितना है, I है। धारा I हो तो R के सिरों पर विभवांतर, R के सिरों पर विभवांतर को काहे से डिनोट किए हैं, VR से। तो VR बराबर कितना हो जाएगा, I × R। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए L के सिरों पर विभवांतर अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VL = I × L के कारण जो प्रतिरोध जो होता है उसको काहे से डिनोट करते हैं अपन, XL से, जिसको हम बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। तो I × XL, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर तीसरा। अब यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो धारा होता है और फिर जो प्रतिरोध जो होता है, इन दोनों के बीच कोई कलांतर नहीं होता। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ I और VR के बीच कलांतर नहीं होता तथा I VL से 90 अंश कैसा होता है, यहाँ पर पश्चगामी होता है। हमने पिछले टॉपिक में देखा था जब ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल L होता है या प्रेरकत्व होता है, तो उस स्थिति में हमने देखा था वहां पर जो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वह उसके वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होता है। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर फेजर आरेख बनाएंगे। हम देखते हैं इसके बाद इनके आधार पर फेजर आरेख। तो फेजर आरेख को यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है उसी के आधार पर फेजर आरेख बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर देखिए I और VR के बीच में कोई कलांतर नहीं है, मतलब इस दिशा में I है तो इसी दिशा में हमारा VR भी होगा। उसके बाद देखिए I और
VL के बीच कितने का कालांतर है, 90 अंश का कालांतर है। और यहाँ पर देखिए I जो है VL से कितना पश्चगामी है, 90 अंश पीछे है, I पीछे है, तो I इधर पीछे है, तो इसके आगे इस दिशा में क्या हो जाएगा, ये VL का मान। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है VL I से कितना है, 90 अंश आगे है, या I VL से कितना है, 90 अंश पीछे है। तो इन दोनों का VL और VR का जो परिणामी है वह इस दिशा में होता है। सपोज ये किसके बराबर है, इनका परिणामी। और I और V के बीच जो कालांतर है, सपोज हम उसको कहाँ से डिनोट कर रहे हैं, फाई से, तो ये कहलाता है फेजर आरेख। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर परिणामी वोल्टेज देखते हैं। परिणामी वोल्टेज, यदि VR और VL का परिणामी V हो तो फेजर आरेख से, यहां से देखिए V हो तो V हो तो क्या हो जाएगा, V का वर्ग बराबर VR का वर्ग धन VL का वर्ग, V का वर्ग बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। तो यहां से हमको मिल जाएगा V का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का वर्ग का मान कितना हो जाएगा, I इंटू R पूरे का वर्ग, VL का मान कितना है, I इंटू XL पूरे का वर्ग। तो यहां से हमको मिल जाएगा V का वर्ग बराबर, दोनों जगह से I का वर्ग कॉमन निकलेगा, तो I का वर्ग कॉमन निकाल दीजिए, यहां पर बचेगा R का स्क्वायर प्लस यहां बचेगा XL का वर्ग। या इसी को हम आगे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, ये वर्ग है तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो I वर्ग का वर्गमूल कितना हो जाएगा I, और इसमें रूट लग जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर अगला चौथा। तो ये जो समीकरण है V इज इक्वल टू I इंटू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये हमारा परिणामी जो वोल्टेज है इस परिपथ में, जिसमें R और L दोनों हैं, उसका परिणामी वोल्टेज का मान है। V इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। क्योंकि हमको पता है XL बराबर कितना होता है, XL क्या चीज है यहाँ पर, प्रेरण प्रतिघात, और XL का मान होता है ओमेगा L के बराबर, क्योंकि XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 4 से परिणामी जो वोल्टेज है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर का वर्गमूल। ये जो समीकरण है यह भी परिणामी वोल्टेज के समीकरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया परिणामी वोल्टेज। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रतिबाधा का मान कितना होगा। इसके बाद देखते हैं प्रतिबाधा, जिसको हम डिनोट करते हैं Z से। प्रतिबाधा को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, Z से। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 में क्या है, V इज इक्वल टू I रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम इसको समीकरण 4 को अब कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V बटे I इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। इसको दो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5। समीकरण नंबर 5 की तुलना हम ओम के नियम से करते हैं। पांच की तुलना, ओम का नियम क्या होता है, ये होता है V बटे I इज इक्वल टू R। फेक करने पर क्या हो जाएगा,
परिपथ का प्रतिरोध, जिसको हम यहां पर बोलते हैं प्रतिबाधा। तो करने पर परिपथ का कुल प्रतिरोध या इसी को हम क्या बोलते हैं यहां पर प्रतिबाधा, ये हो जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध या प्रतिबाधा। ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6वां, या इसी को हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान कितना होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल का स्क्वायर। ये हो गया परिपथ की प्रतिबाधा, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं Z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिबाधा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ज्ञात करेंगे कलांतर का मान यहाँ पर कितना होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कलांतर। ये तो हमारा निकल गया प्रतिबाधा। अब हम देखते हैं कलांतर। कलांतर को हम कहाँ से डिनोट करते हैं फाई से। तो फिर हम फेजर आरेख को देखते हैं। देखिए V और I के बीच जो कलांतर कितना है फाई के बराबर है। तो यहाँ पर फेजर आरेख में देखिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज, इसको O से डिनोट करो, O V R V से। यहाँ पर देखिए इस समकोण त्रिभुज में V जो है, ये वाला जो भुजा है, ये किसके बराबर होगा लंब के बराबर होगा, और ये आधार के बराबर होगा। मतलब लंब का मान कितना होगा, ये जब VL के बराबर है तो ये भी VL के बराबर होगा और आधार VR के बराबर होगा। तो इस स्थिति में फेजर आरेख से यहाँ पर लिखे फेजर आरेख से tan फाई इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा VL बटे VR, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू VL का मान कितना है I इंटू XL बटे VR का मान है I इंटू R। तो यहाँ पर I से I कैंसिल हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू मिलेगा हमको XL बटे R। I से I कट जाएगा तो tan फाई का मान मिलेगा XL बटे R, या इसी को हम लिख सकते हैं tan फाई। हमको पता है XL का मान कितना होता है, ये प्रेरण प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात का मान होता है ओमेगा इंटू एल। तो ये मिल जाएगा ओमेगा इंटू कैपिटल एल बटे आर, या इसी को हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, अब tan को उधर ले जाएंगे तो tan का प्रतिलोम हो जाता है इनवर्स इंटू ओमेगा एल बटे आर। इसको हम दे देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7। तो ये कहलाता है इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पर कलांतर फाई का मान, फाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स ओमेगा एल बटे आर के बराबर। ठीक है, तो ये तो हो गया कलांतर। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है। जैसे हम पिछले टॉपिक में हमने देखा था, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर उन्हीं टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कलांतर के बाद अपन क्या आएंगे यहाँ पर धारा का व्यंजक। धारा का व्यंजक, धारा का व्यंजक के लिए भी हम यहाँ पर फेजर आरेख का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए फेजर आरेख में फिर से
फेजर आरेख से। यहाँ पर फिर देखिए I और V के बीच कितने का कलांतर है, फाई का कलांतर है। और यहाँ पर देखिए V I से कैसा है, अग्रगामी है, का मतलब I क्या है V से, पश्चगामी, पीछे है। कितना पीछे है, फाई के बराबर। इसलिए हम यहाँ पर जो धारा का व्यंजक लिखेंगे, कितना लिखेंगे, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब वहाँ पे कलांतर को लिखना है। I कैसा है, वोल्टेज के पश्चगामी है, पीछे है, ये पीछे है, इसलिए यहाँ पर माइनस फाई आएगा, माइनस फाई। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8वां। तो यहाँ देखिए I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये धारा का व्यंजक है। यहाँ फाई कलांतर है जिसका मान कितना होता है, यहाँ पर होता है टेन इनवर्स ओमेगा एल बटे आर के बराबर है, तथा I0 ये धारा का शिखर मान है। I0 क्या है, ये धारा का शिखर मान है और इसका मान होता है V0 बटे आर के, सॉरी Z V0 बटे, यहाँ पर परिपथ का जो कुल प्रतिरोध जो होता है उसको हम Z से डिनोट करते हैं और Z को बोलते हैं हम प्रतिबाधा। तो ये हो गया, इस इक्वेशन में I0 धारा का शिखर मान है और ये बराबर होता है V0 बटे Z के, और फाई कलांतर होता है, इसका मान हमने निकाला है वहाँ पर समीकरण नंबर 7 में, टेन इनवर्स ओमेगा एल बटे आर के। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दो प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ देखा, जिसमें से पहला था AC परिपथ जिसमें R और C दोनों होते हैं, और उसके बाद ये जो टॉपिक है इसमें हमने देखा AC परिपथ या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें R और L दोनों होते हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।